नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अपने अभी तक के विमर्शों से हम ये जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। हम यह भी जानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों आती है। हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमें कब सावधान हो जाना चाहिए और हम किस प्रकार इस बीमारी की उपस्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। प्रत्येक अंग के अंदर होने वाले कैंसर के लक्षण और उसके लिए कराई जाने वाली जांचों की चर्चा हम अंग तंत्रों के साथ अलग से विस्तार में करेंगे। आज हम उन लक्षणों की चर्चा करेंगे जो सभी कैंसर्स में होते हैं और इनमें से किसी के भी होने पर हमें सावधान हो जाना चाहिए। और हम यदि ये देखें कि हमारे चारों तरफ किसी व्यक्ति में इनमें से कोई लक्षण है तो हमें इसकी आगे जांच करा लेनी चाहिए। हमें तुरंत एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि ये लक्षण आते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस व्यक्ति को कैंसर है, परंतु हमें इसकी पुष्टि के लिए या कैंसर नहीं है इस बात की पुष्टि के लिए आगे जांचें करा लेनी चाहिए। और जिस डॉक्टर से हम मिलें, ये जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं कि वह डॉक्टर कैंसर का विशेषज्ञ ही हो। आपसे पहली बार मिलने वाला डॉक्टर एक सामान्य डॉक्टर भी हो सकता है और वह भी आपको इस बीमारी के बारे में बता सकता है कि ये है या नहीं है। अब हम कैंसर के लक्षणों पर आते हैं। काफी बार कैंसर एक जख्म के रूप में आता है, एक अल्सर के रूप में आता है। ऐसा जख्म, ऐसा घाव जो समुचित उपचार करने के बाद भी मुनासिब समय में ठीक नहीं हो रहा है, खासतौर पे उन लोगों में जिनको शुगर की बीमारी नहीं है। मुंह के कैंसर काफी बार उस जगह पर आते हैं जहां पर तंबाकू का बीड़ा रखा जाता है। इससे हमारी थ्योरी की पुष्टि होती है जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की थी कि बार बार एक जगह पर ही चोट लगती रहे तो वहां पर कैंसर के लक्षण आ सकते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके अंदर कैंसर का जख्म होठ पर हो सकता है या मुंह के अंदर तालू में हो सकता है। यदि कोई दांत जिसमें कीड़ा नहीं है वो ढीला हो जाए, हिलने लगे, तो हो सकता है कि उस दांत की जड़ में, उसके सॉकेट में कैंसर की परेशानी हो। ऐसी अवस्था में जाकर तुरंत डेंटिस्ट से मिलें और वो तुरंत आपको सचेत कर देंगे कि यहाँ पर कोई खतरनाक चीज शायद उनको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आते हैं असामान्य रक्तस्राव पर। यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो है असामान्य। चोट लगने के बाद या स्त्रियों में होने वाला मासिक रक्तस्राव वो सामान्य है, उससे घबराएं नहीं। लेकिन यदि किसी की खांसी में या किसी की उल्टी में ब्लड आता है, खून आता है, तो उसे तुरंत सशंकित हो जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि चटपटा खाने से या पूरी नींद ना सोने से या अपनी नौकरी में तनाव होने से, इन सब चीज़ों से खांसी में खून नहीं आता है। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे ये बताया जाता है कि साहब कल नॉनवेज खा लिया था इसलिए खांसी में खून आ गया था। तो ध्यान रखें, नॉनवेज खाने से खांसी में खून नहीं आता है। एक बात और है कि कई बार लोग इस चीज को कम करके आंकते हैं कि खून कम आया था, बस एक बार थोड़ा सा आया था डॉक्टर साहब। तो ध्यान रखें कि यदि खून की मात्रा कम थी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि खतरा कम है। वैसे भी एक बात को हमें समझना होगा कि यदि खून की मात्रा बहुत कम है तो वह बलगम में या उल्टी में या पैखाने में मिल जाएगा और हमें उसका पता ही नहीं चलेगा। यदि हम रक्त को देख पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि इसकी मात्रा बहुत कम नहीं है। खांसी में यानी बलगम में जो खून आता है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक के मरीजों में आता है। दुर्भाग्य से बहुत बार खांसी में खून आने पर बिना आगे जांचें कराए तपेदिक की दवा शुरू कर दी जाती है और उससे लाभ ना होने के बाद आगे जांचें कराई जाती हैं। इससे हमारी बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है, जांच में देरी होती है, इलाज में देरी होती है और हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। तो यदि कोई डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि आप टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का उपचार कर रहे हैं तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप ट्यूबरकुलोसिस का ही उपचार कर रहे हैं। यह जो कंफर्मेशन है, यह या तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम, वो दिखाई दे जाए किसी जांच में, तब इसकी पुष्टि होती है, या साइटोलॉजी या बायोप्सी में एक पैथोलॉजिस्ट को इसके जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो दिखाई दे जाए, तब इसकी पुष्टि होती है। तो यहाँ पर हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ट्यूबरकुलोसिस की पुष्टि उतनी ही आवश्यक है जितना कि कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कैंसर की पुष्टि होना। काफी बार देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो खूब चटपटा खाता था, खूब सांभर, इडली, समोसा सब खाता था, 45-46 साल की एज के आसपास उसको इन चीज़ों से एसिड बनने लगता है, एसिडिटी होने लगती है। तो ये कई बार हमारे पेट में खाने की थैली, आमाशय जो स्टमक होता है, उसके कैंसर का पहला लक्षण हो सकता है। जो हमारी उल्टी में खून आता है वो कैंसर में हो सकता है, लेकिन उसका जो ज़्यादा कॉमन, जो ज़्यादा सामान्य कारण है वो है जो शराब के कारण लिवर का खराब हो जाना।
इंटरेस्टिंगली जो शराब के कारण लिवर खराब होता है वो भी लिवर में कैंसर पैदा कर सकता है, जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी। और ये हमने काफ़ी बार देखा है दुर्भाग्य से कि किसी भी मरीज की एंडोस्कोपी कराने से पहले उसको कई महीनों तक एसिडिटी की दवा दी जाती है। कई बार मरीज खुद ही दवा खाते रहते हैं लंबे समय तक, डॉक्टर से जांच नहीं कराते। इससे हमें बीमारी का पता तभी चलेगा जब एंडोस्कोपी हो जाएगी। हो सकता है तब तक बीमारी बढ़ चुकी हो, देर हो चुकी हो। पेशाब में खून का आना कैंसर का लक्षण हो सकता है। हालांकि पेशाब में खून और कारणों से भी आ सकता है, जैसे कई बार ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे आ सकता है या स्टोन होने पे आ सकता है। लेकिन यदि किसी के पेशाब में खून आया है तो उसकी आगे जांच करा लेना जरूरी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि मरीजों को देखा गया है कि वो कई कई महीने तक एंटीबायोटिक खाते हैं, उसके बाद जब उनका खून ठीक नहीं होता तब उनकी सिस्टोस्कोपी कराई जाती है, या एक बिल्कुल बेसिक टेस्ट जो है अल्ट्रासाउंड वो भी तब किया जाता है जब वो 2 महीना 3 महीना एंटीबायोटिक खा चुके होते हैं। तो खून कहीं भी आए तो सावधान हो जाइए। इसके बाद हम अगले लक्षण पे आते हैं, गांठ। बहुत कॉमन, बड़ा सामान्य लक्षण है कि कहीं गांठ का बन जाना, खास तौर पे ऐसी गांठ जिसका आकार तेजी से बढ़ रहा हो। ये स्तन कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अच्छी बात यह है कि गांठें ज्यादातर बाहर से दिखाई दे जाती हैं, बाहर से उनको अनुभव किया जा सकता है। दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद भी उन गांठों को सामान्य समझकर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। लिम्फोमा एक और कैंसर होता है जो हमारे लिम्फ नोड्स में, हमारे शरीर में बहुत सारी नेचुरल गांठें होती हैं उनमें बनता है। वो भी सारे शरीर में गांठों के रूप में आता है। बहुत बार इन गांठों को इसलिए इग्नोर कर दिया जाता है, इन पर इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता है कि साहब दर्द नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर मैं एक बात दोहराना चाहूँगा जो मैंने पहले भी कही है कि बुजुर्ग कहते हैं कि जिसकी ज़बान कड़वी हो वो दिल का बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार जिस गांठ में दर्द है वो या तो चोट लगने के कारण होगी या उसके अंदर मवाद बनने के कारण होगी। लेकिन जिस गांठ में दर्द नहीं है वो गांठ खतरनाक है, उससे सचेत रहिए। कभी कभी पीलिया जैसी सामान्य परिस्थिति भी पैंक्रियाज के कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकती है। पित्त की थैली का कैंसर या लिवर का कैंसर यदि बढ़ जाए तो वो भी पीलिया कर सकता है। एक और लक्षण जो कभी कैंसर में देखा जाता है वो है बुखार। ऐसा बुखार जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है। ये बुखार ज़्यादातर ब्लड कैंसर के कारण होते हैं। वो ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया हो सकता है या लिम्फोमा हो सकता है। ल्यूकीमिया जो होता है वो बहुत खतरनाक, बड़ा एग्रेसिव कैंसर होता है, जिसका यदि जल्दी से उपचार शुरू ना किया जाए, जल्दी से विशेषज्ञ उसको टेक ओवर नहीं करें तो जान खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि ल्यूकीमिया का पता एक बहुत ही सामान्य ब्लड की जांच, सीबीसी जांच से पता चल सकता है। कोई अच्छा पैथोलॉजिस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट, ब्लड स्मीयर देख के आपको बता सकता है कि यहाँ ब्लड कैंसर होने का खतरा है या ब्लड कैंसर लग रहा है। इसी प्रकार लिम्फोमा जो होता है वो गांठें होती हैं, उनसे पता लग जाता है। एक अजीब लक्षण है खुजली, बहुत तेज खुजली। काफी बार ये खुजली पित्त की थैली या पैंक्रियाज में होने वाले पीलिया के साथ में आती है, लेकिन बिना पीलिया के खुजली लिम्फोमा का लक्षण हो सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो कई कई साल से खुजली से परेशान थे, चर्म रोग विशेषज्ञ उनको दवाइयां दे देकर थक गए, एलर्जी की दवाइयां वर्षों से खाए जा रहे हैं, उनको बाद में लिम्फोमा का पता चला, और जब लिम्फोमा का पता चला तो लिम्फोमा का उपचार करने के साथ ही उनकी एलर्जी की दवाइयां भी बंद हो गई। एक बात हमें समझनी होगी कि जितने भी लक्षणों की हमने चर्चा की है, इनमें से सारे के सारे लक्षण ये कैंसर का संदेह तो उत्पन्न करते हैं परंतु कैंसर की घोषणा नहीं करते। तब भी साधारण से लगने वाले ये लक्षण खतरनाक बीमारी का एक सिग्नल हो सकते हैं। देर से बीमारी का पता चलना मतलब देर से उपचार शुरू होना, और फिर हमें वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। तो जब भी हमें ऐसा कोई लक्षण किसी को में दिखाई दे तो कृपया करके तुरंत डॉक्टर से मिलें, वो कैंसर स्पेशलिस्ट हो या ना हो। कैंसर के लक्षण आने के बाद अगली बात आती है कि इसकी पुष्टि कैसे की जाए। किसी भी कैंसर का उपचार शुरू करने से पहले यह पुष्ट कर लेना जरूरी है कि यह कैंसर ही है, क्योंकि कैंसर की दवाइयां थोड़ी टॉक्सिक हैं, हम पहले से जानते हैं इस बात को। इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, बड़े ऑपरेशन होते हैं। तो पहले जब ये 100% निश्चित हो जाए कि कैंसर ही है तभी उसका उपचार शुरू किया जाता है। जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं जिन्हें इमेजिंग कहते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन है, जैसे कि MRI है या पेट स्कैन है, सरल भाषा में यूं समझिए कि ये परछाइयां हैं। तो ये हमें भ्रमित कर सकती हैं, ये कैंसर होने का अंदाजा तो दे सकती हैं परंतु पुष्टि नहीं करती। पेट स्कैन टेस्ट के बारे में मैं अलग से बताना चाहूँगा कि पेट स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो कैंसर की पुष्टि होने के बाद उसकी स्टेज, उसकी अवस्था पता करने के लिए किया जाता है। कैंसर की बीमारी की पुष्टि करने के लिए नहीं किया जाता। पेट स्कैन सिर्फ ये बताता है कि जो बीमारी है वो कहाँ कहाँ पर हो सकती है। जैसे यदि किसी को ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है तो उसकी जो ट्यूबरकुलोसिस की गांठें हैं वो पेट स्कैन में देखने में बिल्कुल कैंसर की गांठों जैसी लगती हैं।
इसी प्रकार यदि किसी की हड्डी टूट गई हो और वहां पर उसकी हीलिंग हो रही है, तो ये हीलिंग फ्रैक्चर भी कैंसर की तरह ही अपटेक देगा। तो इसलिए पेट स्कैन से कैंसर का पता नहीं चलता, ये स्टेजिंग के लिए है। जो ब्लड में टेस्ट किए जाते हैं, जिनको ट्यूमर मार्कर कहते हैं, वो ट्यूमर मार्कर नॉन स्पेसिफिक है, फिर से आपको भ्रमित कर सकते हैं। इनकी समस्या क्या है कि कई बार ये बिना कैंसर वाली परिस्थितियों में भी बढ़ सकते हैं और आपको डरा सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि कैंसर है लेकिन ट्यूमर मार्कर का लेवल नहीं बढ़ता। इसी प्रकार एक ही ट्यूमर मार्कर एक से ज्यादा कैंसरों में भी बढ़ सकता है। तो ये संकेत तो देते हैं, पुष्टि नहीं करते। तो फिर पुष्टि कैसे होती है? जब पैथोलॉजिस्ट को पैथोलॉजी में कैंसर की कोशिकाएं, कैंसर की सेल्स दिख जाएं, तभी इसकी पुष्टि होती है कि हाँ कैंसर है। यह सेल्स सूटेबिलिटी के हिसाब से या तो बायोप्सी से दिखाई देंगी या साइटोलॉजी से दिखाई देंगी। तो वो न्यायाधीश, वो जज जो ये घोषणा करेगा कि आपको कैंसर है, वो सिर्फ पैथोलॉजिस्ट है और कोई नहीं है। यहां पर मैं एक बात दोहराना चाहूंगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, तुरंत बायोप्सी या साइटोलॉजी की जांच कराएं। यदि हम सैंपलिंग में देरी करेंगे तो हमारी बीमारी का इलाज देर से होगा, फिर हमें मनवांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। एक अपील मैं डॉक्टरों से भी करना चाहूंगा कि सिर्फ अनुभव के आधार पर उपचार शुरू करने से बचें। कोई भी बीमारी का यदि आप उपचार आरंभ करते हैं तो पहले पुष्टि कर लें कि हाँ ये बीमारी वास्तव में है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सही समय पर विशेषज्ञ द्वारा समुचित उपचार कराने से ठीक हो सकती है। तो यदि हमारे डॉक्टर बंधु, यदि वो एक अलर्ट रहें, यदि उनका सस्पिशन ज़्यादा रहे, तो इससे हमारी काफ़ी जानें बच सकती हैं। कोई भी चीज़ जो इलाज को रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इलाज से ठीक नहीं हो रही है, तो हमें सशंकित हो जाना चाहिए। यदि हम ये सब संभावनाएं दिमाग में रखेंगे, सतर्क रहेंगे, तो हम इस बीमारी को, खतरनाक बीमारी को हाथ से निकलने से पहले पकड़ सकेंगे, इसका पता चल सकेगा। यदि इन सब बातों के बाद भी आपको लगे कि आपको और जानकारी की आवश्यकता है, तो मेरा टेली कंसल्टेशन का फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिखा है। अंत में मैं आप सभी को ये एक शुभकामना देता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें। जिन लोगों का उपचार चल रहा है उनको मैं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।